नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। दिल्ली में लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत और कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जांच एजेंसियां छानबीन के सभी विकल्पों को ध्यान में रख रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे और सम्राट राणा ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में कल लाल किले के निकट कार विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जांच एजेंसियां छानबीन के सभी विकल्पों को ध्यान में रख रही हैं। यह विस्फोट कल शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक सिग्नल के पास एक I-20 कार में हुआ। धमाके से आसपास के अन्य वाहनों को भी क्षति पहुंची और कई लोग घायल हो गए। गृहमंत्री ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया है और गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है। श्री शाह ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृहमंत्री आज शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को अत्यधिक पीड़ादायक और झकझोर देने वाला बताया है। दिल्ली धमाके के बाद कई देशों के दूतावासों ने भी संवेदना प्रकट की है। जापान के राजदूत ओनो केइची ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए ब्रिटिश नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ईरान और मोरक्को के दूतावास ने भारत सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के उच्चायोग ने भी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। समाचार कक्ष से मनोज। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक पुरानी तस्वीर को कल के दिल्ली विस्फोट से जुड़ी बताने का झूठा दावा किया जा रहा है। PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह तस्वीर मूल रूप से लेबनान में 2024 में हुए धमाके की है और इसका दिल्ली की घटना से कोई संबंध नहीं है। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और ताजा जानकारी के लिए चलते हैं पटना में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय के पास। धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र, मतदान से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी, मतदान शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका है। सुचारू रूप से जो है पोलिंग की प्रक्रिया जारी है। लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जिस तरह से पहले भी स्थितियां रहती हैं, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और खासकर सुरक्षा प्रबंधों की बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस चरण में जो है नेपाल से सटे जो जिले हैं, भारत नेपाल सीमा पर सीमांचल के जिले हैं जो जिनकी सीमाएं जो है पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों से लगती हैं, तो काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1650 जो है अर्धसैनिक बल जी। उनकी कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा को लेकर। और कल शाम जो दिल्ली की घटना हुई है बम विस्फोट की, उसके बाद और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जी। मतदान केंद्रों की बात करें तो इस बार जो है मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो सुगमता से अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। जी धर्मेंद्र, और अब बेतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद कुमार। आनंद, आप इस समय जी आनंद से पहले हम अजय कुमार सासाराम से अजय कुमार हमारे साथ में हैं, उनसे मतदान की ताजा जानकारी लेते हैं। अभी मैं मध्य विद्यालय महद्दीगंज और सासाराम रोहतास जिले के मतदान केंद्र पर हूं और यहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़े लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि रोहतास और औरंगाबाद में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। सासाराम सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार है। इसलिए सासाराम और दिनारा की सीट प्रतिष्ठा की सीट बनने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। औरंगाबाद के कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और हम के प्रत्याशी ललन राम के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मतदान के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रही है। निखिल जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बेतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद कुमार। आनंद, इस समय आप किस केंद्र पर मौजूद है और वहां मतदान कैसा चल रहा है? जी निखिल, पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया सहित कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हो गया और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। निखिल, फिलहाल मैं बेतिया विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आदर्श विपिन मत विद्यालय के मतदान केंद्र पर हूँ जहाँ मतदाता कतार में है। इनमें महिला, बुजुर्ग और युवा मतदाता भी हैं। इन सब में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए वे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी अपने परिवार के साथ इस मतदान केंद्र पर अपना मत दिया और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट करने की अपील की। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस बल के अलावा सीएपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जी निखिल। जी आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रुख करते हैं नवादा का, जहां से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र जी, आपके केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? निखिल, नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है जिनमें रजौली, हिसुआ, गोविंदपुर और वारिसलीगंज है और सभी मतदान केंद्रों पर मतदान जो है इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त मैं नवादा विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड मतदान केंद्र पर हूं और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और शुरुआती घंटे में ही लोगों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है जिसमें बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाता हैं। जहां तक चुनाव आयोग की अपनी बात की क्या इंतजाम है तो बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर पीने के पानी के साथ साथ प्रतीक्षा कक्ष और शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और रैंप की सुविधा भी मुहैया कराई गई है ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आसानी से मतदान कर सके। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें निखिल तो चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के 12,500 जवान तैनात हैं। जी निखिल। जी धन्यवाद दीपेंद्र। इसके साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा विधानसभा सीट है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ अपने मत का उपयोग करने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंसो भारत आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति को अंगोला के स्वाधीनता दिवस पर आने का निमंत्रण दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज ही बोत्सवाना जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना हो रहे हैं। श्री मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ 1020 मेगावाट की पुनः सांक्षु द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने मिलकर ये परियोजना विकसित की है। समग्र देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गीत ने भारतीयों की कई पीढ़ियों को एकजुट करने और राष्ट्रीय भावना पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया था। एक रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता के लिए जागा तो प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने संसद में आधी रात को वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति नव स्वतंत्र भारत की पहली संगीतमय धड़कन बनी। प्रस्तुति को रिकॉर्ड किया गया और अगली सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। दशकों के दौरान वंदे मातरम को नई आवाजें, नई अभिव्यक्तियां, नई भावनाएं मिली। भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी और प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार दिलीप कुमार रॉय ने वंदे मातरम को अपनी मधुर आवाज दी। 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त संसदीय सत्र के दौरान पंडित जसराज ने भी अपनी ओजस्वी और भक्तिमय वाणी से इस प्रतिष्ठित गीत को प्रस्तुत किया। वर्षों से वंदे मातरम एक शाश्वत गीत के रूप में विकसित हुआ, जो मातृभूमि के प्रति एकता, गौरव और प्रेम की प्रेरणा देता रहता है। शिवांग और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। और आइए अब सुनते हैं जीएसटी सुधार के बाद नई जीएसटी दरों से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हुए परिवर्तन के बारे में। नए जीएसटी सुधार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की लागत कम करके आम आदमी को बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। संशोधित कर ढांचे के अंतर्गत एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टेलीविजन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ साथ देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल रहा है। इसी प्रकार मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर टैक्स 18% कर दिया गया है, जिससे शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और डिजिटल शिक्षण केंद्रों की लागत कम हुई है, नवाचार को बढ़ावा मिला है और साथ ही स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी समर्थन मिला है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, सौर पैनलों और कंपोस्टिंग मशीनों पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह निर्णय लोगों को किफायती, स्वच्छ और सतत ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सम्राट राणा ने कल काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही सम्राट व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद निखिल। दिल्ली में कल शाम हुए विस्फोट से जुड़े समाचार आज अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। अमर उजाला के शब्द हैं, धमाके से दहली दिल्ली। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, घटना की हर एंगल से जांच, आत्मघाती हमले की आशंका। दैनिक जागरण की सुर्खी है, CCTV खंगाल रही है पुलिस और जांच एजेंसियां। वहीं पंजाब केसरी की खबर है, घटना की तह तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय। हिंदुस्तान के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हाई अलर्ट। नवभारत टाइम्स की खबर है, सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकी साजिश रचने वाले 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 2.5 टन से अधिक विस्फोटक जब्त किया। अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को भी प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, नीतीश सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री मैदान में। देशबंधु और हरिभूमि की सुर्खी है, 1302 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य आज तय होगा। वहीं राजस्थान पत्रिका के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है और छोटे शहरों का दबदबा। देशबंधु के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने की पहली प्री बजट चर्चा, कई बड़े अर्थशास्त्री शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत और कई घायल। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। गृहमंत्री ने कहा, जांच एजेंसियां छानबीन के सभी विकल्पों को ध्यान में रख रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।